हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज हम यहाँ पर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास 11th का यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम स्टार्ट किया था हमने यहाँ पर 5 यूनिट सपोर्ट मटेरियल से। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इसका जो है फर्स्ट पार्ट अगर नहीं आपने देखा है, जिसमें हमने कहा था उपभोक्ता व्यवहार और मांग, ये 5 यूनिट है सपोर्ट मटेरियल की। तो आपके पास अगर सपोर्ट मटेरियल है तो आप उसे ओपन करके देखिए, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। पिछली वीडियो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, तो अब हम कंटिन्यू करने वाले इस वीडियो को यहाँ से अनधिमान वक्र की विशेषताओं को जानेंगे, अनधिमान वक्र को समझेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था अनधिमान चित्र मानचित्र क्या होता है और अनधिमान वक्र क्या होता है। तो हमने क्या देखा था, इसमें दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान स्तर की उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, यानी दो वस्तुओं का संयोज होता है अनधिमान वक्र। इसको हम एक नाम और से जानते हैं जिसका नाम है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये नाम काफी मुश्किल सा हो जाता है, तो आप इसे अनधिमान वक्र के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो वस्तुएं होती हैं और दोनों वस्तुओं के संयोज को जो मानचित्र दिखाता है, यानी जो वक्र दिखाता है उनकी, यानी उपभोक्ता को समान स्तर की जो उपयोगिता देता है अथवा संतुष्टि प्रदान करता है, तो उसे हम अनधिमान वक्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पर नया टॉपिक क्या है, अनधिमान वक्र की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखिए अनधिमान वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं। जो वक्र बनता है अनधिमान का, वो हमेशा क्या होता है, कैसा, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ठीक है, ऋणात्मक ढाल वाले अनधिमान वक्र होते हैं, क्योंकि एक वस्तु की इकाइयों की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरी वस्तु की इकाई का त्याग किया जाए ताकि संतुष्टि स्तर समान रहे। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कि ये कहना चाह रहा है कि जो अनधिमान वक्र होता है ना, ऋणात्मक ढाल वाले क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है एक वस्तु की, देखिए यहाँ पर अधिक मात्रा, देखिए एक वस्तु की अगर आपको अधिक मात्रा का उपभोग करना है तो ये जरूरी हो जाता है कि आप जो है यहाँ पर दूसरी वस्तु की इकाई का त्याग करेंगे, यानी जो आप दूसरी वस्तु यूज कर रहे हैं उसका त्याग करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, इससे समझते हैं। तो अगर आपके पास 100 का नोट है, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर 100 रुपए हैं। ठीक है, और आप जो है दो चीजें खरीदना चाहते हैं, आपकी इच्छा है दो चीजें खरीदें। एक तो आप सेब खरीदेंगे, ठीक है, एक सेब खरीदेंगे और दूसरा आप संतरे खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 100 रुपए लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आपने अगर, यहाँ देखिए आप दोनों चीजें खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने सेब की मात्रा, आपने अगर सेब अधिक खरीद लिए, तो अब आपके पास तो पैसे 100 रुपए हैं, तो आप बताइए आप उसमें संतरे क्या होंगे, आपको कम खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप सेब अधिक खरीद लेते हैं तो आपको संतरे कम खरीदने पड़ेंगे, तभी आपका जो है यानी 100 रुपए का यूज हो पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आपने 80 रुपए के सेब मतलब 70 रुपए के सेब खरीद लिए, तो यहाँ पर आपको जो है 30 रुपए के ही संतरे मिल सकते हैं। ठीक है, तो यानी अगर एक वस्तु को, यानी एक सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर एक वस्तु का अधिक मात्रा की इकाई का प्राप्त करनी है, यानी अधिक उपभोग करना है, अधिक खरीदना है, तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो यही चीज बताई गई यहाँ पर कि एक वस्तु की इकाइयों की अधिक मात्रा का उपभोग करेंगे बढ़ाने से, यानी उपभोग करने से, ज्यादा उपभोग करने से यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा उपभोग करने से यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप संतरे अधिक खरीदेंगे तो सेब का त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो है, अगला क्या है, अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ठीक है, नतोदर मतलब उसकी तरफ, मूल बिंदु की तरफ होता है, क्योंकि सीमांत, इसका कारण क्या है, देखिए क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, यानी जो प्रतिस्थापन की दर होती है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है, वो घटती हुई होती है। अर्थात उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग घटती दर पर करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अगर आप सेब खरीदते हैं ना,
तो यहाँ पर आप जो है चाहेंगे कि घटती दर पर यानी कम से कम दर पर आप जो है यहाँ पर संतरे खरीद पाएं, यानी ज्यादा से ज्यादा आप चाहेंगे कि संतरे भी मिल जाएं और सेब भी मिल जाएं, तो उसकी दर कम हो, तो घटती दर पर आप यहाँ पर खरीदना चाहेंगे। तो यही बता रखा है कि यहाँ पर मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर इसलिए होता उन्नतोत्तर इसलिए होता है या अनाधिमान वक्र, क्योंकि यहाँ पर जो है क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या कहती है, घटती हुई होती है। जो भी सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो घटती हुई होती है, अर्थात उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा, एक वस्तु की जो है यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता जो है एक वस्तु की अधिक मात्रा का यानी अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी जो वस्तु है ना, तो उसकी इकाइयों का त्याग घटती दर पर करने के लिए तैयार होता है। यानी वो चाहता है कि उसका जो त्याग हो रहा है ना वो घटती दर पर हो। ठीक है, जब एक वस्तु की मात्रा का उपभोग बढ़ाया जाता है तो व्यक्ति चाहता है कि जो दूसरी वस्तु है उसका जो मैं त्याग कर रहा हूं वो कम से कम करूं। ठीक है, कम से कम करूं। अब मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर आपको सेब खरीदने थे और यहाँ पर संतरे खरीदने थे। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए आधा किलो संतरे खरीदने थे और आधा किलो सेब खरीदने थे, लेकिन आपके पास 100 रुपए हैं, लेकिन और आपने क्या करा, 100 रुपए के यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर क्या कर लिए, अच्छा एक एक पाव खरीदने थे समझ लीजिए, यानी एक एक 250-250 ग्राम यहाँ पर खरीदने थे, तो यहाँ पर आपने सेब आधा किलो खरीद लिए। अब आपके पास पैसे कम पड़ गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप चाहेंगे कि यहाँ पर जो संतरे हैं ना वो कम से कम मैं त्याग करूं, यानी अगर 250-250 ग्राम खरीद रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप चाहेंगे कि मेरे को बराबर बराबर मात्रा में ये सारी दोनों चीजें मिल जाएं। अगर मैं किसी वस्तु की मात्रा जैसे एक सेब की मात्रा बढ़ा रहा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि जो संतरे मैंने कम लिए हैं वो कम से कम मतलब ज्यादा कम ना हो संतरे भी। ठीक है, ये सिंपल सी भाषा में ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अनाधिमान वक्र। अनाधिमान वक्र ना तो एक दूसरे को छूते हैं और ना ही एक दूसरे को काटते हैं। तो ये क्या हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अनाधिमान वक्र की यानी तटस्थता वक्र की विशेषताओं का वर्णन हम कर रहे हैं कि ये तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली विशेषता जो हमने देखी वो है अनाधिमान वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इसका ढाल ऋणात्मक होता है। इसका कारण क्या था, जब अधिक मात्रा का उपभोग किया जाता है, एक वस्तु होती है और दो वस्तुएं मान लीजिए होती हैं और एक वस्तु की मात्रा अधिक उपभोग कर ली जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, इसीलिए ऋणात्मक ढाल वाला होता है। उसके बाद अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो होती है वो घटती हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर वही कारण बता देना है आपको, एक वस्तु की जब मात्रा हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपने बता दिया। उसके बाद देखिए अनाधिमान वक्र ना तो एक दूसरे को काटते हैं और ना यहाँ पर एक दूसरे को छूते हैं और ना एक दूसरे को काटते हैं, क्योंकि दो अनाधिमान वक्र जो है संतुष्टि के दो अलग अलग स्तरों को प्रदर्शित करता है। जो अनाधिमान वक्र होते हैं ना दो, तो यहाँ पर अलग अलग संतुष्टि के स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि ये एक दूसरे को काटें तो कटाव बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होगा। तो यहाँ पर ये अनाधिमान वक्र के जो ये अनाधिमान वक्र होते हैं ना, तो ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। अगर ये एक दूसरे को काटने लग जाएं तो यहाँ पर जो संतुष्टि का स्तर है वो समान हो जाएगा। अगर संतुष्टि का स्तर समान हो जाएगा तो अनाधिमान वक्र जो है व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो है एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट 4 है इसकी विशेषता, ऊंचा अनाधिमान वक्र जो है वक्र जो होता है संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है। यानी एक ऊंचा अनाधिमान वक्र एक ऊंचे संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा, प्रकट करेगा। यह उपभोक्ता को एक दिष्ट अधिमान के कारण होता है, यानी एक दिष्ट अधिमान के कारण होता है। ठीक है, उपभोक्ता दिष्ट अधिमान के कारण होता है। उच्च अधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन बंडलों को दिखाता है जिस पर निम्न अनाधिमान वक्र की तुलना में एक वस्तु की मात्रा अधिक है तथा दूसरी की कम नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि ऊंचा अनाधिमान वक्र ऊंचे संतुष्टि स्तर को प्रकट करता है। सीधी सी बात, अगर ऊंचा अनाधिमान वक्र है तो संतुष्टि का स्तर भी ऊंचा ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि उपभोक्ता के एक दिष्ट अनाधिमान यानी अधिमान के कारण एक दिष्ट अधिमान होता है और उच्च अनाधिमान वक्र दो वस्तुओं के उन बंडलों को दिखाता है, यानी
एक अनधिमान वक्र होगा ना, तो एक अनधिमान वक्र क्या करता है, दो वस्तुओं के जो है बंडलों को दिखाता है जिस पर निम्न अनधिमान वक्र की तुलना में एक दूसरे की मात्रा अधिक होती है, एक वस्तु की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यानी वस्तुओं के उन बंडलों को दिखाता है जिस पर यानी निम्न अनधिमान वक्रों की तुलना में, यानी अगर एक तुलना की जाए अनधिमान वक्रों की, तो यहाँ पर क्या है, हम तुलना करेंगे अनधिमान वक्रों की, तो यहाँ पर एक वस्तु की जो मात्रा होगी ना वो अधिक दिखा देगा और दूसरी की कम कर देगा, यानी दूसरी की कम नहीं है, तो इस प्रकार से उसकी दूसरी की मात्रा को भी कम ना करे। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऊंचा अनधिमान वक्र कहलाएगा, यानी एक वस्तु की मात्रा को भी बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ वो दूसरी वस्तु की मात्रा को भी कम नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ पर ऊंचा अनधिमान वक्र ऊंचे संतुष्टि स्तर को प्रकट करने में सक्षम होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक दिष्ट अनधिमान यानी अधिमान। उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट है जब उपभोक्ता दो बंडलों के मध्य सदैव उस बंडल को प्राथमिकता देता है। यहाँ पर क्या है, जो उपभोक्ता, यहाँ पर क्या होता है, एक उपभोक्ता जो होता है ना बंडलों के मध्य, जो बंडलों के मध्य सदैव क्या करता है, प्राथमिकता देता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा होती है। यहाँ पर कहने का मतलब है, आप कोई यहाँ पर मान लीजिए एक पैकेट खरीदा आपने, बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा, तो आप चाहेंगे, यानी आपको देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एक, यहाँ पर एक बिस्कुट का पैकेट है और ये एक बिस्कुट का पैकेट है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस बिस्कुट के पैकेट में आपको 12 बिस्कुट मिलते हैं और इसके पैकेट में 11 मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 12, आपको यहाँ पर 11, वैसे तो कितने आ रहे हैं, आपको यहाँ पर 11 बिस्कुट दोनों में मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको जो है 12 बिस्कुट के पैकेट मिल जाते हैं, मतलब ज्यादा मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अन्य बंडलों की तुलना में, तो बंडल क्या हुआ, एक बिस्कुट का पैकेट क्या हो गया, एक बंडल हो गया। तो उपभोक्ता क्या चाहता है, उपभोक्ता ये चाहता है कि जो बंडल होता है, यानी जैसे कि बिस्कुट का पैकेट हो गया, बंडल होता है, कि प्राथमिकता उस बंडल को प्राथमिकता देगा उपभोक्ता जिसमें दूसरे बंडल, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, दूसरे, जिसमें जो है यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर बता रखा है जिसमें दूसरे, यहाँ पर दूसरे बंडल की तुलना में, यानी अगर आप इसकी देखें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम एक वस्तु की, यानी एक अधिक मात्रा हो, एक वस्तु की कम से कम मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो आप बताइए, आपको, आप एक दुकान में जाते हैं और आपको कीमत बराबर देनी है और एक पैकेट में आपको 11 बिस्कुट मिलते हैं और यहाँ पर दूसरे पैकेट में उतनी ही कीमत पर आपको 12 बिस्कुट मिल जाते हैं। तो आप सोचिए, आप बताइए कौन सा बिस्कुट का पैकेट खरीदेंगे, आप 12 वाला खरीदेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर एक फ्री मिल रहा है। तो यही जो है उपभोक्ता चाहता है। तो उपभोक्ता क्या करता है, दिष्ट यानी एक दिष्ट होता है, और यहाँ पर जब उपभोक्ता दो बंडलों के मध्य सदैव किसका चुनाव करेगा, दो बंडल हैं तो सदैव वो क्या करेगा, यहाँ पर प्राथमिकता देगा, किसे, उस बंडल को देगा जिसमें अन्य की तुलना में जो है अधिक वस्तु, कम से कम एक वस्तु से अधिक मात्रा में मिलती है, और दूसरी वस्तु की मात्रा, यहाँ पर देखिए, और दूसरी वस्तु की मात्रा कम मात्रा नहीं होती है। तो यानी दूसरी वस्तुओं की मात्रा भी कम नहीं होती। यहाँ पर जो 11 वस्तु मिल रही थी ना बिस्कुट, वो भी कम नहीं है और उसको एक्स्ट्रा भी मिल रही है। तो यहाँ पर ये मतलब है कि यहाँ पर एक दिष्ट अधिमान होता है। आई होप यहाँ पर समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए बजट रेखा में परिवर्तन। तो यहाँ पर बजट रेखा में परिवर्तन कैसे होता है, बजट रेखा में खिसकाव दाएं तथा बाएं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तथा वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। यानी बजट रेखा में परिवर्तन कब होगा, दो चीजों पर होगा। पहला है आय, आय में अगर परिवर्तन हो जाए तो यहाँ पर बजट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा, या वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो जाए तब बजट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए आपने एक बजट बनाया है, आपके पास जो है 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए का आपने बजट बनाया है कि मुझे 5,000 रुपए में ये वस्तुएं खरीदनी है,
और आप पता चलता है आपका जो है यहाँ पर आय पर निर्भर करेगा। देखिए अगर आपकी आय मान लीजिए 15-20 हजार रुपए है, तो आप जो है खर्च के लिए आप यहाँ तक आप जो है 5,000 का बजट या फिर कोई वस्तु खरीदने के लिए एक बजट बना सकते हैं। कोई यानी 5,000 का बजट मान लीजिए बना लिया, ठीक है। अगर आपकी जो आय है वो 30,000 है, तो आप 10,000 का बजट बना सकते हैं आराम से खर्च करने के लिए। अगर आपकी आय जो है 10,000 है, तो आप जो है 2, 3 या 5,000 तक का ही बजट बना पाएंगे। तो ये जो बजट है, तो ये बजट किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आय पर, यानी आय में परिवर्तन। आय ज्यादा होगी तो बजट क्या होगा? बजट का खिसकाव दाईं ओर हो जाता है। उसके बाद अगर आय में परिवर्तन कम हो जाएगा, मतलब आय कम होगी, तो यहाँ पर जो बजट का फॉर्मूला है वो क्या है? बजट यहाँ पर बाएं ओर खिसक जाएगा इसका वक्र, और वस्तु का मूल्य भी इसे प्रभावित करेगा। वस्तु का मूल्य भी इसे प्रभावित करेगा। कैसे? अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, तो आप बताइए क्या होगा? यहाँ पर वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो बजट रेखा में खिसकाव कहाँ होगा? यानी अगर वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो आप बताइए, तो आपने अगर 5,000 का जो है बजट बनाया और आप वस्तु का मूल्य बढ़ गया 6,000 हो गया, तो आप क्या खरीद पाएंगे? वो आपकी बजट रेखा से बाहर हो गया, तो आप उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो यही है, यहाँ पर जो है बजट रेखा के बाहर चला गया तो आप नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये मूल्य भी प्रभावित करता है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन। एक ऐसी स्थिति जहां उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ज्यादा जो है सोचने, ये याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? आप बताइए उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर उपभोक्ता जो है अपनी आय को व्यय करके जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय को खर्च करके, जो उसने कमाया है उसे खर्च करके जो है अधिकतम ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त कर लेता है ना, तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें भी हैं यहाँ पर। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें, तो यहाँ पर मैंने उपभोक्ता संतुलन की शर्तें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं हम कितनी सारी शर्तें हैं और कितने सारे टर्म हैं। तो ये टॉपिक जो है एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो हम इसको आने वाले अगले पार्ट में जो है कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या होती हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।